हेलो फ्रेंड्स, सीक्रेट क्रैकर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है समूह कारक सिद्धांत के ऊपर, है ना। ये जो थ्योरी है आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हम इसको इंटरेस्टिंग बना करके पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी इस वीडियो को न्यू देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक भी कर लेंगे, है ना, शेयर भी कर देंगे आप। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। समूह कारक सिद्धांत जिसको दिया था किसने, इसको हम बोलते हैं ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ग्रुप फैक्टर थ्योरी, है ना। इस थ्योरी को किसने दिया फ्रेंड्स? तो इस थ्योरी को देने वाले व्यक्ति हैं वो है थर्स्टन ना। थर्स्टन ने जो है 1938 में इस थ्योरी को दिया था। फिर बाद में जो है इसको संशोधित किया था। तो हम जो थ्योरी अभी पढ़ने जा रहे हैं वो उसको संशोधन करने के बाद जो थ्योरी बना था उसको हम आज देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसका एक और नाम है जिसको हम लोग एनार्की थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसको थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज भी कहते हैं। थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। यहाँ पे हम लोग समझ बनाने का प्रयास करेंगे कि इस थ्योरी में क्या कहा गया है ना। थर्स्टन ने किस बातों को रखा है इस थ्योरी के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। थर्स्टन ने दिया था, इसका नाम क्या है, एनार्की थ्योरी। इसके अलावा इसको प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के सिद्धांत यानी प्राथमिक मानसिक क्षमता वाले सिद्धांत जिसको बोलते हैं, मतलब थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज कहते हैं। तो चलिए इस थ्योरी में देख लेते हैं कि कौन कौन से मुख्य कारक हैं। तो आपने जैसे कि पिछले वीडियो में देखा था स्पीयरमैन का 2 फैक्टर थ्योरी के बारे में, जिसमें उन्होंने बात किया था कि जितने भी बौद्धिक कार्य होते हैं, जो भी हम इंटेलेक्चुअल वर्क करते हैं, उन सभी कार्यों में आधार के रूप में काम करता है आपका कौन सा, जी फैक्टर, है ना। जनरल फैक्टर होता है जो कि सभी वर्क में, सभी कार्यों में जो है एक आधार के रूप में काम करता है। अगर आपके पास जनरल फैक्टर जी फैक्टर नहीं है तो आप किसी भी मेंटल एबिलिटीज को या इंटेलेक्चुअल वर्क को आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे एस फैक्टर के बारे में, है ना, स्पेशल फैक्टर, है ना, जिसको विशिष्ट कार्य के रूप में बात किया था, है ना, जो कि एक कोई विशिष्ट कार्य को करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है आपका बौद्धिक मतलब एक स्पेशल फैक्टर जो है आपका होता है जो कि विशिष्ट कार्य को करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है थर्स्टन ने जो है इस तरीके की बात नहीं किया कि कोई भी जो है इंटेलेक्चुअल वर्क में जो है आपका कोई जी फैक्टर होता है जो कि आधार का काम करता है, या फिर आपको कोई स्पेशल काम के लिए एक स्पेशल फैक्टर की जरूरत होती है। इस तरीके के बात को इन्होंने नकार दिया है, गलत कहा है। तो फ्रेंड्स, इन्होंने बात क्या किया है, थर्स्टन ने कहा है कि कोई भी मेंटल इंटेलेक्चुअल वर्क होता है, कोई भी बौद्धिक कार्य होता है ना, उसके बहुत सारे जो है अलग अलग फैक्टर्स नहीं होते हैं उसके करने के लिए। इन्होंने बताया है कि मेंटल एबिलिटीज, बहुत सारे मेंटल एबिलिटीज को, है ना, मेंटल एबिलिटीज के ग्रुप को जो है एक जो है प्राइमरी फैक्टर होता है ना, जिसको हम लोग प्रमुख कारक बोलते हैं, प्रमुख कारक होता है, ये इसको क्या करता है, बांध करके रखता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी मेंटल एबिलिटीज होते हैं, अलग अलग मेंटल एबिलिटीज के लिए अलग अलग प्रमुख कारक, जिसको हम लोग प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के नाम से जानते हैं, PMA के नाम से जानते हैं, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे समझते हैं, एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि एक PMA एक समूह है A, है ना, एक PMA है आपका B, इसी तरह से PMA C है। मतलब ये एक अलग आपका क्या है, प्रमुख मतलब प्राइमरी फैक्टर है, ये दूसरा प्राइमरी फैक्टर है और ये आपका तीसरा प्राइमरी फैक्टर है। तो इसके अंतर्गत अलग अलग मेंटल एबिलिटीज होगा, है ना। तो मान लीजिए कि यहाँ पे X1, X2, X3 ये आपका अलग मेंटल एबिलिटीज है, Y1, Y2, Y3 ये आपका अलग मेंटल एबिलिटीज है। इसी तरह से Z1, Z2 और Z3 ये आपका अलग तरह के मानसिक क्षमताओं का समूह है। तो यहाँ पे इन्होंने बात किया कि अगर एक मानसिक क्षमता जो है दूसरे समूह के जो मानसिक क्षमता है उससे कोई रिलेशन नहीं होता है ना, लेकिन आपस में क्या होता है, आपस में कोरिलेटेड होता है ये मेंटल एबिलिटीज। और ये सारे एक तरह के जो एक मेंटल एबिलिटीज का ये जो समूह है वो किसी एक प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, है ना, प्राथमिक मानसिक क्षमता के द्वारा क्या होता है, एक साथ इसको बांध करके रखता है ना। तो
दूसरे तरह के अगर मेंटल एबिलिटीज है तो उसके कोई दूसरे प्रमुख फैक्टर होते हैं जो इसको क्या करते हैं, बांध करके रखते हैं। इसी तरह से तीसरे अगर मानसिक क्षमताओं का समूह है तो उसको अलग तरह के प्रमुख फैक्टर जो है वो क्या करता है, बांध करके उसको रखता है। मतलब यहाँ पे अलग अलग मानसिक क्षमताओं को रखने के लिए, एक साथ बांध कर रखने के लिए एक प्रमुख फैक्टर होता है जिसको हम लोग प्राथमिक मेंटल एबिलिटीज के नाम से जान रहे हैं, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज को बोल रहे हैं, है ना। इसीलिए सिद्धांत का नाम ही रखा गया थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये बात, है ना, कि इन्होंने किस बारे में बात किया। जैसा कि नाम है समूह कारक सिद्धांत, तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बोला कि कोई एक या दो कारक नहीं होता है, बहुत सारे कारक का समूह होता है बुद्धि में, है ना। तो यहाँ पे अलग अलग मानसिक क्षमताओं के लिए अलग अलग क्या होता है, आपके अंदर एक प्रमुख फैक्टर होता है। इसी प्रमुख फैक्टर का नाम क्या है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज है, जिसको हम लोग प्राथमिक मानसिक क्षमता बोल सकते हैं। तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद यहाँ पे कितने प्रकार के इन्होंने पीएमए की बात किया है, तो मुख्य रूप से यहाँ पे 7 पीएमए के बारे में बात किए हैं थर्स्टन ने। अभी जो है धीरे धीरे जो है इसमें बढ़ते बढ़ते आज 9 पीएमए हो गया है। तो हम लोग मुख्य रूप से यहाँ पे 7 पीएमए के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं, और जो 2 बढ़ गया है उसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे। तो चलिए यहाँ तक आप इसको इरेज करते हैं। तो यहाँ पे जो 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज है, सेवन पीएमए, है ना, 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। ये जो 7 पीएमए है, इन्होंने बताया कि जितने भी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज हैं, ये सभी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज एक दूसरे से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं एक दूसरे से, इनमें कोई रिलेशन नहीं होता है, मतलब ना के बराबर इनमें सहसंबंधिता पाया जाता है। लेकिन इसके अंतर्गत बहुत सारे मानसिक क्षमताएं हैं, है ना, और वो मानसिक क्षमता जो होगा आपस में क्या होगा, कोरिलेटेड होगा, उसमें जो है आपस में सहसंबंध पाया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला जो आपका है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, वो है आपका शाब्दिक अर्थ क्षमता। शाब्दिक अर्थ क्षमता, इसको बोलेंगे वर्बल मीनिंग एबिलिटी, वर्बल मीनिंग एबिलिटी, शाब्दिक अर्थ क्षमता। दूसरा है आपका शब्द प्रवाह क्षमता। शब्द प्रवाह क्षमता, है ना, शब्द प्रवाह क्षमता मतलब होता है वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी, वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी। तीसरा है आपका स्थानिक क्षमता, स्पेशल एबिलिटी। स्पेशल एबिलिटी जानेंगे इसके बारे में विस्तार से, है ना, कि इसके अंदर कौन सी क्षमता आती है। नेक्स्ट है आपका चौथा आंकिक क्षमता, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिक एबिलिटी, आंकिक क्षमता, न्यूमेरिक एबिलिटी। नेक्स्ट है तार्किक क्षमता, जिसको हम लोग बोलते हैं रीजनिंग एबिलिटी, या इसी को बोल सकते हैं तर्क क्षमता, है ना, तर्क क्षमता, रीजनिंग एबिलिटी। 6 नंबर है आपका स्मृति क्षमता। स्मृति को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेमोरी एबिलिटी, है ना, तो ये आपका मेमोरी एबिलिटी। 7 जो लास्ट है आपका वो है परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी, जिसको हम लोग प्रत्यक्षणात्मक गति क्षमता बोलते हैं। प्रत्यक्षणात्मक गति क्षमता, परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी। और लास्ट में जो है ना, 1-2 यहाँ पे किस तरीके से बढ़ा है वो हम आपको लास्ट में जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले इतना हम लोग समझते हैं, पहला जो है शाब्दिक अर्थ क्षमता, तो ये जो है
दिए गए शब्दों या वाक्यों, है ना, दिए गए शब्दों या वाक्यों को समझने की क्षमता को प्रतिनिधित्व करता है। जो भी आपको फ्रेंड्स वर्ड या फिर जो भी आपको शब्द दिए जाते हैं, है ना, वाक्य दिए जाते हैं, उसको समझने को ये जो है प्रतिनिधित्व करता है ना। ये सोचने की प्रक्रिया में भी क्या करता है, मदद करता है। अब जब तक किसी चीज़ को आप इसका अर्थ नहीं समझ पाएंगे तब तक आप किसी चीज़ के बारे में अच्छे तरीके से सोच नहीं सकते हैं। तो ये हो गया आपका शाब्दिक अर्थ क्षमता। दूसरा जो है शब्द प्रवाह क्षमता, है ना, वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी। फ्रेंड्स ये क्या होता है, इसके अंतर्गत विचार करते समय आपके अंदर कोई नया वर्ड आ जाता है ना, कोई नई जो है शब्द आ जाते हैं और उचित शब्द जो है आते हैं आपके। तो ये जो होता है शब्द प्रवाह क्षमता आपको पास, है ना, फ्लुएंसी में पढ़ने का, या फिर अगर आप उसी चीज़ को बोल रहे हैं तो आपको बोलते बोलते जो है कुछ नए शब्द आपको याद आते हैं, कुछ नए विचार आ जाते हैं, तो वो जो है उसकी क्षमता इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है स्थानिक क्षमता, जिसको हम लोग स्पेशल एबिलिटी बोलते हैं। तो स्पेशल एबिलिटी का मतलब स्पेस से रिलेटेड होता है ना। तो यहाँ पे स्पेस से रिलेटेड कहने का मतलब है कि कोई एक खाली जगह है ना, उसको किस तरीके से भरना है इसके बारे में आप कल्पना करते हैं, इसके बारे में आप अनुमान लगाते हैं, निश्चित अनुमान लगाते हैं। जैसे कि एक खाली कमरा है ना, तो खाली कमरे में आप कितना जो है चेयर लग सकता है, तो कितना चेयर लग सकता है ना, तो आप ये अनुमानता बता देते हैं कि यहाँ पे स्पेस देख करके कि यहाँ पे 50 चेयर्स लग सकते हैं या फिर जो है 100 चेयर लग सकते हैं। तो ये आता है स्थानिक क्षमता के अंतर्गत। नेक्स्ट है आपका आंकिक क्षमता, न्यूमेरिक एबिलिटी। न्यूमेरिक जैसा कि नाम है आंकिक क्षमता, मतलब इसके अंतर्गत जो है क्या आएगा, संख्यात्मक या फिर कह सकते हैं कि जो भी गणना से रिलेटेड जो भी आपका अंक, जो भी आपका नंबर्स है ना, इसके जो समस्या है या प्रॉब्लम है इससे संबंधित जो है आपका क्षमता आपके अंदर होता है। मैथ्स को आप अच्छे से डील कर पाते हैं, है ना। नेक्स्ट है तर्क क्षमता या रीजनिंग एबिलिटी। तर्क क्षमता, तर्क आप समझ रहे होंगे, है ना, तर्क। तो यहाँ पे जो है तर्क चिंतन का विकास होता है। इसके अलावा यहाँ पे जो है ये क्षमता का विकास होता है कि बच्चे जो होते हैं वाक्यों के अंदर जो छिपे हुए जो मतलब अर्थ होते हैं उसको बालक जो है यहाँ पे समझ जाता है। नेक्स्ट है स्मृति क्षमता, मतलब कि याद करने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी तीव्र गति से होती है ना। एबिलिटी टू लर्न फास्ट या एबिलिटी टू रिमेंबर फास्ट, किसी भी चीज़ को याद करने की, किसी भी वस्तु घटना को याद रह जाता है तो उसकी जो है वो आता है आपके स्मृति क्षमता के अंतर्गत। नेक्स्ट है प्रत्यक्षात्मक गति क्षमता, मतलब परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी। इसके अंतर्गत किसी भी घटना या वस्तु को जो है आप तेजी से क्या कर पाते हैं, इसके डिटेल, है ना, डिटेल में आपको जानकारी मिल जाती है, या फिर डिटेल में जो है किसी घटना के बारे में समझ लेते हैं, है ना, या गहराई में जो है किसी चीज़ को आप जान पाते हैं। तो किसी भी विषय के बारे में अगर आप गहराई से है आपके पास पढ़ने का क्षमता, तो वो आपके अंदर परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी मतलब आपके पास है। तो ये नहीं सारे पीएमए के बारे में जो है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ को जो है थर्स्टन ने जो है बात किया कि आपके पास ये सभी जो है एक प्रमुख फैक्टर के रूप में आपके पास होता है ना। अब एक प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ के अंतर्गत बहुत सारे आपके अंदर मानसिक क्षमताएं होगा। मानसिक क्षमताएं फ्रेंड्स मतलब क्या होता है, मानसिक क्षमता का मतलब होता है आपके अंदर मतलब सोचने की क्षमता, है ना, आप किसी चीज़ के बारे में थिंक करते हैं। इसके अलावा आप रीजनिंग तर्क लगाते हैं। इसके अलावा मतलब विभेद करते हैं, किसी भी चीज़ में अंतर स्पष्ट करते हैं, है ना। तो ये आता है, याद करते हैं किसी चीज़ को, है ना, आपकी स्मृति जो भी है, ये सभी क्या है, मेंटल एबिलिटीज़ है। और बहुत सारे मेंटल एबिलिटीज़ जो है एक पीएमए के अंतर्गत एक प्रमुख एबिलिटी, एक प्रमुख फैक्टर के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से इन्होंने 7 पीएमए का बात किया था। और यहाँ पे जो है एक बढ़ जाता है किस तरीके से, तो यहाँ पे रीजनिंग जो एबिलिटी है आपका, है ना, तर्क जो क्षमता है, यहाँ पे इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग आ जाता है ना। दो इन्होंने बांट दिया है 2 भाग में, तो उसको हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार से 9 हो जाता है आपका। तो रीजनिंग जो एबिलिटी है इसको इन्होंने इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग 2 भाग में इन्होंने बांट दिया। इंडक्टिव मतलब आगमनात्मक चिंतन, आगमनात्मक तर्क या फिर चिंतन कर सकते हैं। और डिडक्टिव का मतलब होता है निगमनात्मक चिंतन या तर्क। तो इंडक्टिव फ्रेंड्स क्या होता है, आगमनात्मक, जैसे आपको पता है आगमन विधि में आप देखे हैं क्या होता है, पहले आप उदाहरण देते हैं फिर नियम की ओर जाते हैं। और निगमनात्मक में क्या होता है, पहले नियम और फिर उदाहरण देते हैं। तो फ्रेंड इसी तरीके से चिंतन में भी होता है ना, तर्क। आप जब भी तर्क करते हैं तो किसी उदाहरण को उठा करके नियम की ओर जाते हैं, तो वो कहलाएगा आपका इंडक्टिव
रीजनिंग एबिलिटी। और डिडक्टिव रीजनिंग एबिलिटी में क्या होगा, यहाँ पे आप इस तरीके से तार्किक चिंतन करेंगे, है ना, इस तरीके से विचारों के बीच में जो है आप ढूंढने का प्रयास करेंगे, नियम को ढूंढने का प्रयास करेंगे, है ना। सबसे यहाँ पे जो है पहले आप नियम को, फिर आप उदाहरण, है ना, फिर आप उदाहरण को देखेंगे। तो जैसा कि आपको पता है तार्किक चिंतन तर्क क्षमता में क्या होता है, आप विचारों के बीच में जो है कई सारे वाक्यों के बीच में, है ना, वाक्यों में से आप जो है नियम को ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा, है ना, तर्क करते हैं, मतलब सोचते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले यहाँ पे आगमनात्मक में आप पहले उदाहरण और फिर नियम की तरफ जाएंगे, और यहाँ पे नियम फिर उदाहरण। तो इस तरीके से अगर आप सोच पाएंगे तो आपका कहलाएगा इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग एबिलिटी। तो इसको जो है अलग अलग कर दिया, तो यहाँ पे एक बढ़ गया, है ना। और एक जो है और आता है आपका 9वां, जिसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, है ना, 9 नंबर, जिसको बोलते हैं समस्या समाधान क्षमता, है ना, समस्या समाधान क्षमता, या इसी को प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के नाम से जानते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी का मतलब क्या हुआ, इसमें क्या होगा, इसमें व्यक्ति में क्या होगा, किसी भी प्रॉब्लम को जो है समझने का क्षमता होगा, उसको समाधान करने की क्षमता होगा, उसको सोल्व करने में आसानी, उसको मतलब आसानी होगा, है ना, वो किसी भी समस्या को जो है आसानी से सॉल्व कर सकता है। तो ये था आपका 9 PMA के बारे में, है ना। अगर फ्रेंड्स अभी भी जो है आपको एग्जाम में कभी कभी 7 PMA देता है, कभी कभी 9 PMA देगा, है ना। तो अपडेटेड आपका 9 PMA है। अगर 7 PMA अगर ऑप्शन में रहा और 9 PMA दोनों में रहा तो आप 9 PMA को आंसर टिक करेंगे, है ना। लेकिन अगर से ये नहीं रहा, सिर्फ 7 रहा, तो आपका 7 PMA ही आंसर होगा। तो यहाँ से आपको सीटेट में एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है एबिलिटी का, है ना, बात थर्स्टन ने नहीं किया। तो आपको ऑप्शन दे देगा जैसे कि स्थानिक क्षमता, है ना, स्पेशल एबिलिटी, दूसरा दे देगा आपको न्यूमेरिक क्षमता, है ना, तीसरा दे देगा रीजनिंग एबिलिटी, और चौथा कर देगा आपको कुछ भी इसके अलावा दे देगा, है ना, आपको, जो कि इसका पार्ट नहीं हो सकता है। जैसे एनालिटिक दे देगा, एनालिटिक एबिलिटी, है ना, विश्लेषणात्मक क्षमता। तो फ्रेंड्स आपको पता है विश्लेषणात्मक क्षमता के बारे में थर्स्टन ने बात नहीं किया है। तो ये था आपका 9 PMA के बारे में। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ कुछ आलोचनाएं भी हुई थी। तो यहाँ पे 2 मनोवैज्ञानिक का नाम आता है, एक है एटकिंसन, दूसरा है हिलगार्ड, है ना। तो एटकिंसन और हिलगार्ड ने जो है इस थर्स्टन के सिद्धांत को क्या बताया है, मतलब इसकी आलोचना की है और कहा है कि सिर्फ 7 PMA ही नहीं होता है ना, इसके अलावा भी बहुत सारे जो है फैक्टर्स होते हैं बुद्धि के। तो एटकिंसन और एक है हिलगार्ड। तो एटकिंसन और हिलगार्ड जो है इसके आलोचक हैं, आलोचक के रूप में है। मतलब इन्होंने आलोचना क्या दिया, एटकिंसन और हिलगार्ड ने, इन्होंने बताया कि केवल 7 PMA या 9 PMA ही नहीं होता है, इसके अलावा भी और बहुत सारे जो है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज या फिर कह सकते हैं कि कारक होते हैं, है ना। इसके आगे जैसे कि आपके मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में जो है हम देखेंगे कि वहाँ पे 150 फैक्टर्स है बुद्धि के। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से इन्होंने जो है आलोचना किया है। फिर भी इस सिद्धांत को जो है अभी भी माना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, आप इसको ध्यान में रखेंगे। एटकिंसन का जो थ्योरी है, मतलब आपका थर्स्टन का जो थ्योरी है आपका समूह कारक सिद्धांत। और फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप ये कमेंट में करके ज़रूर बताएं, और कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, हम धीरे धीरे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। है आप देख रहे होंगे बहुत सारे जुगाड़ के बाद हम इतना कर पाए हैं।
लॉकडाउन में हमें कुछ नहीं मिल पा रहा है, ना ही हमें स्टैंड मिल पा रहा है, ना ही हमें बोर्ड मिल पा रहा है। तो छोटा सा है ना, मेरे पास स्टडी टेबल था, तो उसी स्टडी टेबल का यूज़ करके हमने ये वीडियो बना दिया है। तो बाकी हम इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे यहाँ पे, है ना। जो भी जैसे जैसे लॉकडाउन ओपन होगा हम धीरे धीरे जो है आपको संसाधन जुटा देंगे धीरे धीरे। तो इस तरीके से बाकी फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, है ना। इसके बाद मल्टीपल बहुत सारे थ्योरी हैं, तो उस थ्योरी को हम लोग चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और कमेंट में वो मतलब कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। और इस वीडियो के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।